नमस्कार। शुरू करते हैं क्लास 6 के चैप्टर 4 मानचित्र। ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहेगा, उसका चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं मानचित्र। अब क्या है, चूँकि एग्ज़ाम पास आने वाला है टीआरई का, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हैं जल्दी जल्दी ख़त्म हों। जो मेन पॉइंट रहेगा उसको हम लोग हाईलाइट करके देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम लोग उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक, तो शुरू कर लेते हैं। क्या क्या है देखो, पिछले जो अध्याय था उसमें हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम लोग ग्लोब से अध्ययन करते हैं तो उसकी कुछ क्या है, सीमाएं हैं, यानी कि कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि पृथ्वी को अगर हम लोग पूरे के पूरे समग्र रूप में अध्ययन करना चाहें तब तो ग्लोब हमारे लिए बहुत बेहतर है। ठीक, लेकिन अगर हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई देश हो गया या राज्य हो गया या जिला हो गया, शहर हो गया, गांव हो गया, इसके बारे में अगर अध्ययन करना चाह रहे हैं तब ग्लोब शायद ही हमारे लिए उपयोगी साबित हो। तो उस स्थिति में हमारे लिए उपयोगी साबित होता है मानचित्र। ठीक, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, ये मेन है, ठीक, इम्पोर्टेंट, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है, चित्र है। ठीक है, मानचित्र यानी कि मान करके खींचा गया चित्र। जैसे मानचित्र पे होता है ना कि मानचित्र का 5 सेंटीमीटर हमारे 10 किलोमीटर के बराबर है, तो ये एक पैमाना हो जाता है। ठीक है, तो एक पैमाना ले लिया गया और उसके आधार पे क्या किया जाता है, एक चित्र खींचा जाता है चपटी सतह पे। ठीक, ग्लोब क्या था, 3D था, लेकिन मानचित्र क्या है, 2D है। ये दोनों डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि मानचित्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक यानी कि ज़रूरी साबित हो सकता है। ठीक है, ज़रूरत का चीज़ हो सकता है। अब कुछ मानचित्र ऐसे होंगे जो छोटे से क्षेत्र और उसके कुछ तथ्य को दर्शाएगा। कुछ जो मानचित्र होगा उसमें जो है बड़ी बड़ी जो किताबें, यानी कि बहुत सारी जो किताबों में, एक किताब में जितना इन्फॉर्मेशन रहता है उतनी सारी चीज़ें हम लोग मानचित्र में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब यह क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एटलस जो शब्द है इसको याद रखिए। एटलस क्या होता है, तो बहुत सारे मानचित्र को जब एक साथ कंपाइल कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ठीक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाकी मानचित्र हम लोग देख ही चुके हैं क्या है। ठीक, एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। ठीक, मतलब अलग अलग तरह का मानचित्र होगा। ठीक है, तो क्या है, विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग मानचित्र हो सकता है कि कोई जैसे मानचित्र है जिस पे मान लीजिए हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में दर्शा दिए। ठीक है, कोई दूसरा मानचित्र होगा, ठीक, जिसमें पर्वत के बारे में दर्शा दिए। कुछ ऐसा मानचित्र होगा जिसमें हम लोग पठार के बारे में दर्शा दिए। ठीक है, कुछ ऐसा मानचित्र होगा जिसमें तटीय क्षेत्र के बारे में दर्शा दिए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारी चीज़ें, और सबको एक जगह क्या कर दिए, कंपाइल कर दिए। ठीक, एक जगह रख दिए तो वो क्या बन गया, एटलस बन गया। ठीक, चीज़ें क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, मानचित्र जो है, मानचित्र के कुछ प्रकार हैं, उसको हम लोग तेजी में देख लेते हैं क्या क्या है। एक है भौतिक मानचित्र। ठीक, भौतिक मानचित्र तो पृथ्वी की प्राकृतिक जो आकृति है, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया, इस सब को जो मानचित्र दर्शाता है उसको भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। चीज़ें क्लियर हुई ना। जो क्या करें कि फिजिकल एस्पेक्ट को दर्शाए, जो पृथ्वी जो है उसके फिजिकल एस्पेक्ट को यानी कि प्राकृतिक आकृति को दर्शाए, उच्चावच को दर्शाए, उसको हम लोग भौतिक मानचित्र कह देते हैं या फिर इसको उच्चावच मानचित्र भी कह देते हैं। तो कौन कौन चीज़ दर्शाएगा, पर्वत दर्शा देगा, पठार, मैदान, नदी, महासागर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को दर्शाए। तो ऐसा मानचित्र मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक मानचित्र है। ठीक, जो फिजिकल एस्पेक्ट दर्शाता हो किसका, पृथ्वी का। अब राजनीतिक मानचित्र, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राजनीति। ठीक है, तो राजनीतिक क्षेत्र इसमें दर्शाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि विश्व का मानचित्र है तो उसमें अलग अलग देश जो दर्शाया गया है कि ये इंडिया हो गया, ठीक, और उसके बाद इधर पाकिस्तान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर चीन हो गया, इधर रूस हो गया, सबका बाउंड्री बटा हुआ है।
ठीक है। या फिर छोटे लेवल पे भी अगर आ जाएं तो अगर कोई एक ज़िले का मानचित्र है तो उसमें दर्शाया जाएगा कि ये फलाना ज़िला है, फलाना मतलब ए ज़िला है, मतलब सॉरी ए गांव है, ये बी गांव है, ये सी गांव है, ठीक है। तो इस तरीके का दर्शाया जाता है, यानी कि जो वहाँ शासन करने के लिए जो अंग होते हैं उसके आधार पर जो है बांटा जाता है क्षेत्रों में, तो उसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कह देते हैं। डेफिनेशन क्या है देख लो। राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्वों के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र होता है, ठीक है। तो मेनली राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाएगा? सीमा को दर्शाएगा, ठीक, क्लियर। अब आगे है एक थीमेटिक मानचित्र, ठीक। तो थीमेटिक मानचित्र का क्या है ना कि एक थीम होगा, ठीक। बस यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होगा कि थीमेटिक मानचित्र का एक थीम होगा। जैसे कि मान लीजिए, पढ़ लेते हैं पहले। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र सड़क के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। वर्षा मानचित्र विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली वर्षा की मात्रा को दर्शाएगा। वन का जो मानचित्र है सो यानी कि विभिन्न क्षेत्र में किस किस प्रकार के वन हैं, ठीक है, वो दर्शाएगा। उसके बाद क्या है? उद्योग मानचित्र, तो कहाँ पर जो है किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के उद्योग हैं इसको दर्शाएगा। तो क्या हर एक जगह क्या लग रहा है कि थीम है, ठीक, एक थीम दिया गया है और उसके आधार पे क्या बनाया गया है? मानचित्र बनाया गया है। तो ऐसे मानचित्र को हम लोग कह देते हैं थीमेटिक मानचित्र, ठीक। अब मानचित्र के घटक हैं, ठीक। मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं। इनका उपयोग करके ही हम लोग क्या करते हैं? मानचित्र बनाते हैं। दूरी, कोई भी मानचित्र अगर बना रहे हैं तो कितना दूरी है उसी के आधार पे तो हम लोग पैमाना लेंगे ना। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको मिटा लें हम। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लीजिए इसके बीच जो है दूरी, और इधर मान लेते हैं ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इसके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं 400 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं हम लोग 600 किलोमीटर। तो हम एक ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर हमारा जो है 100 किलोमीटर को दर्शाएगा, ठीक। तो हम लोग जो मानचित्र बनाएंगे तो उसमें उसी तरीके से क्या होगा कि उसी तरीके का हम लोग यूज करेंगे, जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होगा। चौड़ाई जो होगा ये चौड़ाई, ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर होगा और ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना कि दूरी को हम लोग किस तरीके से मानचित्र में यूज करते हैं। उसके बाद क्या है? दिशा है। मान लीजिए हमको कोई मानचित्र बनाना है, जैसे कि मान लीजिए हमें इंडिया का ही मानचित्र बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा गंदा है, मैनेज कर लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर हमको तमिलनाडु दिखाना पड़ेगा, तो तमिलनाडु हमको पता है कि भारत के किस भाग में है? पूर्वी भाग में है, ठीक। तो हम लोगों को यहाँ दिशा दर्शाना पड़ेगा ना। जैसे कि कोई भी मानचित्र बनाते हैं तो उसमें ऊपर की दिशा जो है उत्तर होती है, नीचे की दिशा क्या होती है? दक्षिण होती है। इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया, ये जो, और उसके बाद 4 कोण होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरब और दक्षिण, दक्षिण पूरब, ये उत्तर पूरब हो गया, ये उत्तर पश्चिम होगा और ये दक्षिण पश्चिम हो गया। तो जब हम पूछेंगे कि बतलाइए कि ये जो है तमिलनाडु किस दिशा में है भारत के, तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ये जो है दक्षिण में है, ठीक। दक्षिण में कह सकते हैं कि दक्षिण में, पूरा का पूरा दक्षिण में है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पूछे कि अरुणाचल प्रदेश किधर है, ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश जब पूछेंगे कि किधर है तो वहाँ कहना पड़ेगा कि ये उत्तर पूर्व में है, ठीक है। ये क्या है? उत्तर पूर्व में है। लेकिन वहीं उड़ीसा कहेंगे तो ये कहा जा सकता है कि किधर है? पूर्व में है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग मान ले कि पूछ ले बिहार किधर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर में है, ठीक। लेकिन वहीं हम लोगों से पूछ ले लेह लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर के बारे में, तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कि क्या है? उत्तर और पश्चिम में है। गुजरात किधर है? तो पश्चिम में है। तो ये दिशा का है। आगे क्या है? प्रतीक, ठीक। अब देखो कोई भी मानचित्र हम बना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि मानचित्र में कोई घर है, ठीक, कोई गांव का हम मानचित्र बना रहे हैं, तो कोई घर है, ठीक है। तो हम पूरे के पूरे घर को जैसा है वैसा तो नहीं बना सकते हैं ना। कोई नदी है तो पूरे के नदी को जैसा है वैसा तो नहीं बना सकते हैं ना। कोई पोखर है तो उसको वैसा का वैसा बना नहीं सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सिंबल लेना पड़ेगा, ठीक, कि ये देखिए ये इस तरीके का जो है
यहाँ से नीला रंग से रंग दे, ये क्या है, पोखर है। ठीक है, एक सिंबल लेंगे तो क्या होगा कि मानचित्र में कम जगह में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, नहीं तो पूरा का पूरा घर बनाने लगे, पता चला कि मानचित्र फिर तो हैक्टिक हो गया पढ़ना उसको। ठीक, तो ये 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब क्या क्या है डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींची जाती है। ठीक है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, स्थानों के बीच की दूरी क्या हो, वास्तविक हो। मतलब क्या है कि मान लीजिए ए जगह है और बी जगह है, वास्तव में दोनों के बीच जो है अगर मान लिया जाए कि 10 किलोमीटर है और ये सी जगह यहाँ पे है, ठीक है, इसके बीच की दूरी मान लिया जाए 5 किलोमीटर है। जो मानचित्र बनाएंगे तो इसका जो अगर मान लीजिए पैमाना लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर जो है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है, तो ए से बी के बीच की दूरी जो है मानचित्र में 1 सेंटीमीटर होगा और बी से सी के बीच की दूरी जो है ए से बी के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर होगा और बी से सी के बीच की दूरी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वास्तव में लगे कि हाँ भाई जो स्थल पे दूरी है वही दूरी मानचित्र पे ही है। ठीक है, लेकिन यह कब संभव हो सकता है, जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग पैमाना यूज करते हैं। पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, कि मानचित्र का 5 किलोमीटर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो ये एक क्या है, अनुपात है। वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दूरी जो है उसका क्या है, एक अनुपातिक मान है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, जिसको हम लोग 2 सेंटीमीटर से हम लोग दर्शा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो है स्थल की दूरी, मतलब मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है स्थल पर कितना को दर्शाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा। यानी कि 1 मानचित्र की दूरी तो 5 किसकी दूरी, स्थल की दूरी। अगर 2 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी तो 10 किलोमीटर किसकी दूरी, स्थल की दूरी। ठीक, बाकी यही सारी चीज़ें हैं, तो इतना ज़्यादा हम लोग लेने वाले हैं नहीं। अब एक छोटे पैमाने और बड़े पैमाने हैं जो है। अब मान लीजिए कि छोटा पैमाना अगर हम लोग ले रहे हैं, यानी कि छोटा पैमाना ले रहे हैं और बहुत बड़ी दूरी को दर्शा रहे हैं, तो छोटा पैमाना वाला मानचित्र हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर बड़ा पैमाना लेते हैं तो वो ठीक, जैसे कि क्या है, एक उदाहरण है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले, यानी कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि महाद्वीपों को दर्शाना है, ठीक है, देशों को कागज पर दिखाना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाना है ना, तो उसमें हम लोग पैमाना क्या करते हैं, छोटा यूज करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर जो होगा वो 500 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो मानचित्र होता है इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बस यही सारी चीज़ें हैं, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हाँ, बड़ी मानचित्र वाला जो है, बड़े पैमाने वाला, जैसे कि 500 मीटर जो है 5 किलोमीटर को दर्शाता है, 500 मीटर 5 किलोमीटर को दर्शाता है, तो ये जो होगा बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। ये हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक, अब ये एक यहाँ पे मानचित्र मतलब बनाया गया है, इधर विद्यालय है, इधर दुकान है, कुछ लिया गया होगा। ये देखिए यहाँ पे ये पैमाना लिया गया है, बाकी ये सिंबल दिया गया है, ये पेड़ का सिंबल हो गया। ठीक है, इधर अगर आप आ जाएं तो इधर पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, ये पेड़ का है, ये मैदान का है। ठीक, ये कुआं का सिंबल हो गया। ये सारी चीज़ें हैं, तो एक सिंबल ये यहाँ पे क्या किया गया है, यूज किया गया है, बाकी पैमाना यूज किया गया है। इधर देख लीजिए तो दिशा, उत्तर की तरफ दिशा दर्शाया गया है, ये दिशा। तो 3 चीज़ें, दूरी, पैमाने से दूरी हम लोगों को मिल गई, देख लीजिए यहाँ से पैमाने से हम लोग दूरी मिल गई, ये जो है दिशा हो गया। ठीक, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सिंबल हो गई, प्रतीक हो गई। ठीक, अब दूसरा क्या है,
दिशा, वही घटक ही हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, दिशा। ये प्रधान दिग बिंदु आप लोग देख लीजिए, उत्तर दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम, ये हो गया। और इसके बीच का उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, ये क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि अधिकतर मानचित्र में ऊपर जो है दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ठीक है, ऊपर जो है दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है और दर्शाया जाता है कि ये क्या है, उत्तर है। ठीक है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब बाकी जो है दूर मतलब बाकी दिशा आप लोग आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक, कि जो नीचे होगा वो क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक, बाकी जो है आपके दाहिने तरफ पूरब होगा और फिर पश्चिम होगा बाएं तरफ। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, 4 मुख्य दिशा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है, ये प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, और इनके बीच जो है उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, ठीक, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये सारी चीज़ें हैं बस, बाकी कोई खास है नहीं। ठीक है, बाकी दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक यंत्र जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान के दिशा का पता लगाया जाता है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी जो चुंबक की सुई होती है हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है, और जब हमको उत्तर दक्षिण पता चल गया तो बाकी हम लोग पता लगा सकते हैं आराम से। अब आते हैं सिंबल की तरफ। ठीक है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। ठीक है, क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी तक हम लोग, दूरी, दिशा, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल पटरी, कुआं, इस सब को दिखाना क्या है, संभव नहीं है। ठीक, इसलिए वे निश्चित अक्षर या फिर छाया या रंग या चित्र या रेखा का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों के सहायता से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास जो है कहीं किसी क्षेत्र का मानचित्र है। ठीक है, आप वहाँ की भाषा नहीं जानते हैं लेकिन आपको दिशा पूछना है, तो आप जो है मानचित्र की सहायता से आराम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो है प्रतीक दिया गया है, जैसे देखिए ये रेलवे लाइन जो है 3 तरह के जो है दिखाए गए हैं रेल से संबंधित। ये बड़ी लाइन, ये मीटर लाइन यानी कि छोटी लाइन, और ये रेलवे स्टेशन को दर्शाता है। ये आपका पक्की सड़क और ये कच्ची सड़क दर्शाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि हो सकता है कि पिक्चर देख करके पूछे कि ये किसका सिंबल है। ये देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाता है, ये राज्य की सीमा को दर्शाता है और ये जिला की सीमा को दर्शाता है। उसी तरीके से ये नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है और ये पुल को दर्शाता है। इसी तरीके से ये मंदिर, ये गिरजाघर, ये मस्जिद और ये छतरी कुछ तरीके का है वो दर्शाता है। पोस्ट ऑफिस, ठीक, पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस, ठीक, पुलिस स्टेशन इसको दर्शाता है। आगे अगर देख लिया जाए तो ये पोस्ट ऑफिस, सॉरी ये तो हो ही चुका है, ये बस्ती को दर्शाता है, ये कब्रिस्तान को दर्शाता है, ये पेड़ को दर्शाता है और ये घास को दर्शाता है। बस ये थोड़ा सा एक नज़र में रखिएगा। ठीक, आगे क्या है, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है और ये क्या कहलाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। समझ लीजिए क्या है कि कुछ प्रतीक जो होते हैं वो स्थानीय रूप में अपना लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, उनको मान्यता मिली हुई है, इसको हम लोग रूढ़ प्रतीक कहते हैं। सिंपल सा, बस इतना समझ के चलिए। ठीक है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण है, जैसे नीले रंग का जो है उपयोग जलाशय के लिए किया जाता है, भूरा रंग का उपयोग जो है पर्वत के लिए, पीला रंग का उपयोग पठार के लिए और हरा रंग का उपयोग मैदान के लिए किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नीला रंग किसके लिए,
जल के लिए, ठीक। भूरा रंग पर्वत के लिए और पीला रंग पठार के लिए। इतना याद रखेगा माँ कि हरा रंग तो मैदान के लिए यूज किया जाता है, ये आप लोग गेस कर सकते हैं। लेकिन जलाशय, हाँ ये भी आप लोगों को पता होगा कि जल का रंग जो है नीला, इसलिए तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो जल के लिए नीला रंग, और पर्वत और पठार का याद रखिएगा, पर्वत भूरा रंग, पठार पीला रंग, ठीक है। आगे क्या है, रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर के और यादाश्त पर आधारित होता है, ठीक है। मतलब इसके लिए कोई पैमाना यूज नहीं होता है, बस ऐसा ही मान लीजिए कि कोई बतला रहा है कि ये तुम्हारा घर है, मान लीजिए दोस्त बी का घर है और ये दोस्त ए का घर है, ठीक है। कहेगा उसके तरफ जो है आना 5 किलोमीटर, और उसके बाद जो है मुरानी मिलेगा, वहाँ से दायां मुड़ जाना या बायां मुड़ जाना, फिर आना पूरब की तरफ, फिर ऐसे मुड़ जाना बाईं तरफ, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए ऐसे आओगे तो घर पहुँच जाओगे। तो ये एक रेखा चित्र हुआ, ठीक है। हम लोगों के मम्मी की स्कूल में जो है ना ऐसे ही बच्चा लोग जो है ना बदमाशी करते रहता है, ठीक। कहेगा कि देखो ये दलसिंहसराय है, ठीक है, यहाँ के नाली से जो है किस्मैला हवा चला, ठीक है। मतलब किस्मैला हवा का मतलब हुआ कि गंदी हवा, ठीक है। और ये जो है दलसिंहसराय के नाली से चला, काली चौक होते हुए बुलाकीपुर रघुवरपुर होते हुए आया और तुम्हारे मुंह में घुस गया। हमको आता था कहने के लिए कि मैडम जी हमारा मतलब कह रहा है कि हमारे मुंह में किस्मैला हवा घुस गया है। तो ये एक रेखा चित्र हुआ, ठीक है, कि बच्चा कह रहा है दलसिंहसराय से चला, काली चौक आया, बुलाकीपुर आया और फिर मुड़ करके यहाँ आया तुम्हारे पास और तुम्हारे मुंह में घुस गया। ये एक रेखा चित्र का उदाहरण हो सकता है, ठीक। जैसे कि कह रहा है कि मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र अपने घर के रास्ते बताते हुए एक कच्चा आरेख बनाता है, ठीक, और वो देता है, तो ये एक क्या हो गया, रेखा चित्र हो गया है, समझ लीजिए। अब आगे क्या है, खाका है, ठीक। तो एक छोटे से क्षेत्र को जब हम बड़े पैमाने पर खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाका कहते हैं, ठीक है। जैसे कि घर का ही हुआ ना, तो देखो मतलब घर का ही ऐसे बना रहे हैं, तो देखो ये हुआ मेरा दरवाज़ा, यहाँ से इन करो, 5 रूम इधर मिल जाएगा, है नहीं 5 रूम, ऐसा ही, ठीक है, 5 रूम इधर मिल जाएगा, 1 रूम इधर मिल जाएगा, उसके बाद छत पे चढ़ जाना, फिर उधर जो है ऐसे मिलेगा, 10 रूम इधर मिलेगा। इस तरीके से खाका हम लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। कुछ क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बाकी अगले चैप्टर पे हम लोग जल्दी ही बढ़ते हैं। क्या है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन हैं, बस पता है आपको, दूरी, दिशा और क्या हो जाएगा, प्रतीक। प्रधान दिक् बिंदु कौन कौन है, ऊपर में देख ही चुके हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये आपके चारों जो कोण हो गए बीच वाले। अब आगे आ जाइए। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कि जब स्थलखंड के एक दूरी को जो है मानचित्र पर कोई एक पैमाना मान लिया जाता है, स्थलखंड की वास्तविक दूरी और मानचित्र की जो दूरी है उसका अनुपात क्या है, मानचित्र का पैमाना होता है। ग्लोब की अपेक्षा जो है मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों होते हैं, ग्लोब को अगर पृथ्वी को समग्र रूप में पढ़ना है तब तो ग्लोब ठीक है, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ना है तब मानचित्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब मानचित्र और खाका में क्या अंतर है, मानचित्र में एक क्या होता है, पैमाना यूज होता है छोटा सा, मतलब बड़े क्षेत्र को जो है छोटे में दर्शाया जाता है, और खाका क्या है, बस ऐसा ही मतलब उसमें क्या होता है, बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। आगे क्या है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकता है, ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा जानकारी होगा वो कर सकता है, जैसे एटलस वगैरह हो गया, तो ये कंपाइलेशन है, तो इस तरीके से है। आगे है प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायता करते हैं। सारी चीज़ें बस क्या है कि कॉमन सेंस पे है, सब लोग हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। वास्तविक चीज़ को अगर मानचित्र पर दर्शाने लगे तब तो हो गया, मानचित्र ही इतना बड़ा बन जाएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है क्या, वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए क्या। अब देखिए वृक्ष का वितरण दिखाना है तो ये क्या है, एक थीम है, तो इसके लिए थीमेटिक मानचित्र, ठीक। नीले रंग का उपयोग किसको दिखाने के लिए किया जाता है, तो जलाशय के लिए। पर्वत के लिए क्या किया जाता है, भूरा रंग, और मैदान के लिए हरा रंग, ठीक। और पठार को दर्शाने के लिए पीला रंग। दिक्सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है, तो
दिशा को दर्शाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, सिंपल। आगे क्या है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, ठीक है। बाकी प्रतीक के लिए पैमाना जरूरी नहीं है, रेखा चित्र के लिए भी पैमाना का कोई ज़रूरी है नहीं, मानचित्र के लिए ज़रूरी है। बस इतना ही था। इसको ख़त्म करते हैं और अगला चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट करते हैं।